Hello and welcome to our new lecture on kinematics. Now, in this series, we will discuss everything related to kinematics in a great detail with reference to our class 11 syllabus, our JEE Mains and NEET syllabus, as well as JEE Advanced syllabus. In this series, we will discuss every theoretical concept as well as the numerical approach required with the help of all the reference books. सारे रेफरेंस बुक्स के हम लोग सवाल करेंगे एंड सारा थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन. द फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन. नाउ इंट्रोडक्शन मींस काइनेमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. काइनेमेटिक्स इज वन ऑफ द फाउंडेशन चैप्टर ऑफ फिजिक्स. इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन चैप्टर ऑफ द मॉड्यूल कॉल्ड मैकेनिक्स. काइनेमेटिक्स जो है एक फाउंडेशन चैप्टर है मैकेनिक्स का और यहीं से फिजिक्स का बेसिक शुरू होता है. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इट्स माय ड्यूटी टू कवर एवरीथिंग इन अ ग्रेट डिटेल विच वी हैव कवर्ड इन आवर इंजीनियरिंग कोर्सेज. राइट, पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इसी मैकेनिक्स पर बेस्ड है. इनफैक्ट क्लास 11th में जितना कुछ पढ़ना है आपको वो सारा चीज हम लोग इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी बहुत जगह इसका यूज पड़ता है. बहुत सारे सिविल स्ट्रक्चर्स जो खड़े होते हैं वो फोर्सेस के स्टडी पर डिपेंड करते हैं. तो ये सारा चीज हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे. नाउ आई विल बिगिन माय डिस्कशन विथ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द पॉइंट इज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद, अभी आपने एक दो चैप्टर कर लिया और आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है. क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे नया नया नॉलेज आपका बढ़ेगा. इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स इज व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू गेट स्टक और फिर आप सोचते हैं कि मेरा काइनेमेटिक्स वीक है. नो, ईच टाइम व्हेन यू स्टार्ट अ चैप्टर डिवाइड इट इनटू सब टॉपिक्स. किसी भी चैप्टर्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है, मतलब उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं. And when you are not able to solve a particular question, try to analyze that particular question is from which subtopic. जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप वो एनालाइज कीजिए कि वो जो क्वेश्चन है वो इनमें से किस टॉपिक में से है. इफ इट इज फ्रॉम रिवर्स मेयर प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम और प्रोजेक्टाइल और एनी पार्ट और ग्राफ एनीथिंग. अब वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उसको सही से पढ़िए, वापस से उसके डाउट्स पूछिए हमसे, देन यू कैन सॉल्व इट. होता यह है कि आपसे सवाल बना नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन का और आप सोचते हो मेरा काइनेमेटिक्स वीक है तो पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स वापस से पढ़ रहे हैं. ये टाइम टेकिंग भी है और इससे इंप्रूवमेंट भी कम होता है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो लेट्स डिस्कस द ब्रीफ अबाउट व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ. बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होगा, स्पीड, velocity, displacement, distance, average speed, instantaneous speed, acceleration and so on and so forth. ये सारा basic terminology हम लोग complete करेंगे. One important point is while discussing these basic terminology, we will have to have a basic idea about the concept of vector and calculus. इनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास वेक्टर और कैलकुलस का बेसिक आइडिया होना जरूरी है. एंड सो I will try to incorporate those in the lectures. मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा चीज आपको लेक्चर्स में समझा सकूं, रिकॉल करवा सकूं. आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा बेसिक मैथ्स में. However, I will try my best to incorporate and revise all those steps. वेक्टर, बेसिक मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग यहाँ उसको जरूर ट्राई करेंगे, राइट, रिवाइज करने का. So the first topic will be basic terminology. The second topic of our discussion will be types of motion. There are various types of motion, curvilinear motion, circular motion, but our most common dimension will be rectilinear motion. जो हम लोग का मेन कॉमन डायमेंशन होगा, पढ़ने का तरीका होगा, वो क्या होगा, rectilinear motion का. Because rectilinear motion is also called translatory motion, is the motion which takes place in a straight line. एक straight line में जो motion होता है उसको rectilinear motion कहते हैं और हम लोग उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर एनसीईआरटी का देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, द सेकंड चैप्टर वाज यूनिट एंड डायमेंशन, द थर्ड चैप्टर वाज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये थर्ड चैप्टर है.
इसलिए हम लोग उसमें यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन का चर्चा करेंगे. However, our fourth chapter of NCERT is motion in a plane, and that we'll discuss in projectile motion. What is projectile? कोई भी पार्टिकल को जब थ्रो करते हैं, that particle is called projectile. लेकिन कोई भी पार्टिकल को थ्रो करने पर वो एटलीस्ट 2 डायमेंशन में, 2 डायरेक्शन में मूव करे, तब उसे प्रोजेक्टाइल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर को गिरा दे, तो ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करेगा. दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. लेकिन अगर इस मार्कर को फेंकें, इस तरह से अगर फेंक दें, तो ये कुछ ऊपर भी जाएगा और कुछ आगे भी बढ़ रहा है. मतलब इसका मोशन वर्टिकल में भी है, हॉरिजॉन्टल में भी है. दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन. And that topic is called projectile motion, and that object which has been thrown is called projectile. जिस पार्टिकल को हमने फेंका है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं. सो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है. आई हैव रिटन एवरीथिंग सीक्वेंसली, जैसे से हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही मैंने लिखा है. सो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोग का चैप्टर 3 है. नेक्स्ट our discussion will be uniform motion. Uniform motion क्या होता है, उससे related questions करेंगे. Our next discussion will be uniformly accelerated motion. This classification is very important. What will happen with you is, whenever you will be discussing a question, you have to find that which type of motion the particle is executing. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको यही पता करना है कि वो पार्टिकल कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. And then only you can apply the formula. क्योंकि अलग अलग मोशन में फॉर्मूला अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है. So you have to judge the nature of motion executed by the particle, and then you can apply the concepts and formulas. इसलिए मोशन का टाइप जानना जरूरी है. तो हम लोग ये सारे मोशन का टाइप्स और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, वो पढ़ेंगे. Then we will discuss free fall, motion under gravity. फ्री फॉल को मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं. Then we will discuss graphical representation of motion. यहाँ पर ग्राफ्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे. We'll devote 1 to 2 lecture on this. बहुत अच्छे से हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे. Then we will discuss relative velocity. Relative velocity क्या होता है? The concept of relative velocity is very very important and often questions are asked on this. Relative velocity पे questions बहुत बार पूछे आते हैं, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे. Relative velocity में 2 बहुत फेमस प्रॉब्लम है, रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवर स्विमर प्रॉब्लम. यू माइट बी अमेज्ड कि अगर आप बारिश में कभी बाइक पे चलें, तो जो ड्राइवर होता है उसका फ्रंट पार्ट ज्यादा भीगता है. लेकिन वही ड्राइवर अगर खड़ा रहे, आपसे इमेजिन कीजिए कि आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आप उसमें सिर्फ बैठे हुए हो, स्कूटी चल नहीं रहा है अभी. अगर बारिश हो रही है, बारिश वर्टिकल हो रहा है, तो आपका पूरा पार्ट भीगेगा, आपका फ्रंट भी भीगेगा, बैक भी भीगेगा. लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हो स्पीड में, किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, इधर 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 कहीं भी चलाओ, यू विल नोटिस दैट ओनली योर फ्रंट पार्ट इज गेटिंग वेट मोर रादर देन योर बैक पोर्शन. आपका फ्रंट पोर्शन जो है वो ज्यादा भीग रहा है रादर देन बैक. दिस फेनोमेनन we will be discussing in Rainman problem. Why this happens, that we will be discussing in Rainman problem. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. Similarly, we will discuss a very famous river swimmer problem. अगर रिवर चल रहा हो, उसका स्ट्रीम का वेलोसिटी हो, और एक कोई स्विमर उसमें क्रॉस करना चाहे, तो कैसे क्रॉस करेगा, अलग अलग कंडीशंस उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे. राइट? एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो यूज्ड इन रिवर बोट प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम भी कहते हैं. सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम. एरोप्लेन जब चलता है, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, और विंड है, विंड का स्पीड है, तो उसके अकॉर्डिंग एरोप्लेन को किसी एंगल पे चलाना पड़ता है. दैट कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द रिवर स्विमर प्रॉब्लम. तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे. एंड वी विल एंड आवर डिस्कशन ऑन काइनेमेटिक्स विद रिलेटिव वेलोसिटी. इसके साथ ही काइनेमेटिक्स खत्म होगा. इसलिए ये पूरा सिलेबस का ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए, और जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस पार्ट का है. उस पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, उस पार्ट को रिवाइज करने का ज्यादा जरूरत है. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सिलेबस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. So let's start our discussion with the basic terminology, and the first terminology is what is mechanics. Mechanics क्या होता है, यहां से हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. So the first terminology is mechanics. Mechanics is the branch of physics
which deals with study of motion. मैं डेफिनेशन शॉर्ट में यहां लिखूंगा लेकिन बोलूंगा पूरा कंप्लीट, तो आपको जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट लिखना है, यहां मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो ये ध्यान रखना है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन। वो किसके बारे में डील करता है? स्टडी ऑफ मोशन के बारे में। और ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हम लोग का 8 चैप्टर से बना हुआ है। ये जो मैकेनिक्स मॉड्यूल है ये 8 चैप्टर है हमारे क्लास 11th का। 8 chapters are combinedly making this mechanics. डिफरेंट बुक्स में मैकेनिक्स के लिए सेपरेटली 2 बुक आते हैं। अगर आप अरिहंत पब्लिकेशन के डीसी पांडे का बुक लिखेंगे देखेंगे तो वो 2 में आता है, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 करके। सिमिलरली सिंगेज भी 2 पार्ट में आता है, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2 करके। सो मैकेनिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर क्लास 11th सिलेबस। क्लास 11th का 60% मैकेनिक्स है। ओके, सो मैकेनिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। एंड द मैकेनिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन व्हिच वी आर बिगिनिंग टुडे इज काइनेमेटिक्स। पहला काइनेमेटिक्स होता है एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। दूसरे को हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स इज दैट पर्टिकुलर ब्रांच व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन। इसमें भी हम लोग मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। सी, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट अ बॉडी इज मूविंग विद सम स्पीड। मान लीजिए एक बॉडी है वो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बट वी विल नॉट डिस्कस व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग। कैसे मूव कर रहा है, इसका स्पीड चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इतने से चल रहा है, इतने स्पीड पे गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतने टाइम में ट्रेवल करेगा, ये सारा बात चर्चा करेंगे। बट वी विल नॉट डिस्कस व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग। However, in the later period when we will be discussing the dynamics, we will be discussing the motion again, study of motion. Dynamics is also the study of motion with consideration of causes of motion. Causes of motion. Motion का क्या cause है? That means force. इसके बारे में चर्चा करेंगे. And in dynamics we will discuss laws of motion. न्यूटन के laws of motion के बारे में चर्चा करेंगे. We will be discussing work, power and energy. We will be discussing rotation. We will be discussing collision. Collision मतलब दो बॉडी कैसे टकराता है, etc. These things we will be discussing here in dynamics part. So kinematics is also a study of motion. Dynamics is also a study of motion. The difference is in kinematics we discuss motion without considering the cause of motion, and in dynamics we discuss, in kinematics we discuss motion without considering the cause. In dynamics we discuss motion with the consideration of cause, कि वो मोशन क्यों हो रहा है. हम लोग ये चर्चा करेंगे किसी बॉडी पे फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में चला, कितने वेलोसिटी चला. दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डायनेमिक्स, राइट. So this is kinematics and this is dynamics. The second terminology is conversion of speed. Speed का conversion का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं. So the second part we will be discussing is conversion portion. See, in competitive examination, every second of your examination time matters. And what happens? In the examination hall, you are given only 1 minute in case of NEET examination right now. 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में आपको एक सवाल सॉल्व करना है. इन केस ऑफ जेई एग्जामिनेशन अभी लास्ट ईयर तक तो 90 क्वेश्चन था, अभी से 75 क्वेश्चन हो गया है. तो 3 आवर्स में 75 क्वेश्चन, सो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स अभी हो गया है. सो 2.5 मिनट्स ऑलमोस्ट मिलेगा आपको एक सवाल को सॉल्व करने के लिए. तो वहां पे हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकंड जो आप सेव कर सकते हैं. सो दीज आर सम सेकंड सेवियर्स, टाइम सेवियर्स इन योर एग्जामिनेशन हॉल, जिसको आपको ध्यान में रखना है. सो व्हाट विल हैपन, वी विल राइट इन अ क्वेश्चन दैट a particle is moving with 18 km per hour. So this is the speed, 18 km per hour.
per hour can be converted into meter per second directly by multiplying with 5 by 18. You must be aware of this in your basics. बचपन में आपने पढ़ा था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 by 18 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 18 कटा, ये 5 मीटर पर सेकंड। ना ये सब चीज बहुत फास्ट करना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल सा चीज है। इसको बताने का यूज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अब आप में से 18 का टेबल नहीं याद होगा, बहुत सारे लोग को याद होगा, वो लोग जल्दी करेंगे। सो व्हेन यू विल बी गिविंग कंपटीशन, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द टेबल ऑफ 18, लेकिन उससे कट रहा है वो चीज यूज होगा बार बार। तो इसलिए मैं एक दो बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर है तो डायरेक्टली इसको 36 इंटू 5 by 18 करने का जरूरत नहीं है, ये 18 से 2 बार में कटेगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट लिख देना है कि 36 है तो अच्छा 5 by 18 10 मीटर पर सेकंड होगा। और ये इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली 72 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन एज, तो ये 18 से 4 बार में कटता है, तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 102 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना होगा तो 102 इंटू 5 by 18, ये सॉल्व करना होगा पूरा आपको, ये सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, तो कुछ भी होगा वो कन्वर्ट कर सकते हैं। 126 किलोमीटर पर आवर, तो ये 35 मीटर पर सेकंड होगा, 18 से ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, राइट। सो इसको नोट कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। So another important terminology is distance and displacement. So what is distance? Distance is basically path length. What is distance? It is path length. A से B तक का जो path length होगा उसे distance कहेंगे। For example, एक पार्टिकल है वो A यहां पर है और ये सेमी सर्कुलर फैशन में मूव करके B तक जा रहा है। ये इसका सेंटर होगा इस सेमी सर्कल का, एंड इसका रेडियस जो है वो लेट सपोज 7 मीटर है। तो ये जो पार्टिकल है वो A से B तक इस तरह से गया, इस पाथ पर गया, तो ये जो पाथ का लेंथ होगा, दिस पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। यानी कितना होगा? तो सेमी सर्कल का लेंथ पाई आर के बराबर होता है। सेमी सर्कल का लेंथ पाई आर के बराबर होता है। पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, सो दिस विल बी 22 मीटर। ये इसका डिस्टेंस हुआ। अगर मैं आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मतलब पार्टिकल इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पे चला गया। इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे चला गया, तो दोनों को मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से। तो ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है, इसको मिला दिए। ये जो रेड वाला है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर इसका वैल्यू हम पूछे कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा यहां से यहां तक का लेंथ। ये लेंथ कितना होगा? तो ये सर्कल का डायमीटर होगा, क्योंकि ये भी आर है, सेंटर से ये डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ये भी रेडियस है। टोटल लेंथ कितना होगा? 2r। आर का वैल्यू 7 है, तो ये होगा 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड वेक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड स्केलर। वेक्टर उसको कहते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, हैज डायरेक्शन, एंड दे ओबे ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली होता यह है कि वेक्टर का अलग से एक मेथड ऑफ एडिशन होता है, एक उसका अलजेब्रा होता है, इसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो वेक्टर्स वैसे क्वांटिटी कहते हैं जिनके पास वैल्यू तो हो ही, मैग्नीट्यूड तो हो ही, उनके पास डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करें। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये था इनिशियल, ये फाइनल, ये इसका डायरेक्शन है। बोर्ड के प्लेन में इस डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं।
अगर आप मैप वर्क कभी किए होंगे तो मैप में हम लोग ऊपर की तरफ को नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ कहते हैं, इधर की तरफ को ईस्ट कहते हैं, इधर की तरफ को वेस्ट कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में कोई भी चीज होगा तो उसको ईस्ट कहेंगे, कोई भी चीज ऊपर की तरफ होगा तो उसको नॉर्थ कहेंगे, कोई भी चीज नीचे की तरफ होगा तो उसको साउथ कहेंगे, कोई भी चीज इधर की तरफ होगा तो वेस्ट कहेंगे। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसका 14 मीटर, और किधर की तरफ है इनिशियल से फाइनल, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को क्या पढ़ेंगे ईस्टवर्ड। फिजिक्स में वेक्टर में इस डायरेक्शन को लिखने का एक और तरीका है, इन डायरेक्शंस को लिखने का एक और तरीका है। जब भी कोई चीज ईस्ट में होता है तो उसको हम लोग आई कैप से लिखते हैं, आई के ऊपर इस तरह से लिखा दीजिए, उसको आई कैप कहते हैं, आई कैप। इधर की तरफ को आई कैप कहते हैं, इधर की तरफ को माइनस आई कैप कहते हैं, ऊपर की तरफ को जे कैप कहते हैं और नीचे की तरफ को माइनस जे कैप कहते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 14 आई कैप भी लिख सकते हैं इधर की तरफ, राइट। नाउ व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन। ये क्लियर है? इसको हम लोग एक और एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने का और प्रयास करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वी हैव अ रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल का लेंथ 40 मीटर है एंड इसका ब्रेथ 30 मीटर है, इसका ब्रेथ 30 मीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। एक पार्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है, अ पार्टिकल starts from A, starts from A। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रीचेस टू, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रीचेस टू, व्हेन इट रीचेस टू फर्स्ट पार्ट बी। जब ये बी पे पहुंच जाएगा तब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलिए निकालते हैं। ए से चला बी तक, कुछ इस तरह से गया, तो कितना पाथ चला, यही तो पाथ चला वो, तो पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे? डिस्टेंस ये लेंथ 30 मीटर। भाई ए से बी तक चला तो इसी पाथ से गया, पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कैसे निकालते हैं? इनिशियल से फाइनल को मिला दीजिए, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, मिला दिए। जब मिलाए तो ये लेंथ कितना है? 30 ही है, तो 30 ही होगा, 30 मीटर ही, लेकिन डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ को क्या बोलते हैं? जे कैप। तो या तो आप यहां नॉर्थवर्ड लिखिए या जे कैप लिख दीजिए। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अब अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल ए से चल करके सी तक पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? सी तक। ये ए से चला, इस तरह से बी पे गया, फिर ये इस तरह से चल करके सी पे आ गया। अब जब ये सी पे आ गया तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखिए डिस्टेंस लिख रहा है, इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। तो देखिए ये यहां से 30 चला, ये इधर 40 चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 70 मीटर। What is the distance traveled by this particle? 70 meter. What is the displacement of this particle? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल ए पे था, फाइनली कहां पे पहुंच गया? सी पे। इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन, इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन, ये इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? देखिए ये 30 है, ये 40 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होता है?
अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 900 प्लस 1600, ये वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? 50 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में थोड़ा और अलग तरह से लिखेंगे। हम लोग ये कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे अचीव हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे अचीव हुआ? जब ये 30 मीटर किधर चला? नॉर्थ में, तो लिखेंगे 30 जे कैप, 30 जे कैप। फिर ये इधर चला 40 आई कैप, तो प्लस 40 आई कैप। तो इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 जे कैप, पहले से चला था, फिर इधर चला, इसलिए प्लस 40 आई कैप। इधर की तरफ को आई कैप कहते हैं, ऊपर की तरफ को जे कैप कहते हैं। और ये वैल्यू कितना होगा? तो कैसे निकाले? 50 मीटर। अभी देखिए, ये इससे भी वैल्यू निकाल सकते थे। जब भी आप आई कैप और जे कैप में लिख रहे हैं तो वैल्यू निकालने का तरीका ये है, इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो अंडर रूट जे के सामने वाला कितना है? 30, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 900 प्लस आई के सामने वाला कितना है? 40, उसका स्क्वायर 1600। दिस विल ऑल्सो बी 50 मीटर। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए और कोशिश कीजिए इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करने का। थर्ड पार्ट में ये पार्टिकल अगर डी पे पहुंच जाए तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, और वापस अगर ए पे पहुंच जाए तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे। उसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड पार्ट कि अगर ये पार्टिकल डी पर आ जाए तो कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होगा। मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, आई थिंक कि सब लोगों ने ये बना लिया होगा। एक बार चलते हैं। ये ए से चला, बी पे आया, 30 मीटर डिस्टेंस चला, फिर 40 मीटर, फिर 30 मीटर, तब जाके वो डी पे पहुंच गया। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? कितना डिस्टेंस इतने ट्रेवल किया? डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, तो 30 प्लस 40 प्लस 30, तो 30 प्लस 40 70 प्लस 30 100 मीटर। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन। इनिशियली वो ए पे था, फाइनली वो कहां पे है? डी पे। इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन ये है। कितना है ये लेंथ? 40। डायरेक्शन इधर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टवर्ड या फिर आई कैप। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? अब ये अगर ए से चल के ए पर ही पहुंच जाए तब डिस्टेंस कितना होगा? चलिए डिस्टेंस चलते हैं। ये पहले चला 30 40 30 40, तो ये हो गया 140 मीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई पार्टिकल वहीं से चल के वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि इनिशियली भी यहीं था, फाइनली भी यहीं आ गया, तो इनिशियल से फाइनल को मिलाएंगे कैसे? नहीं मिला सकते। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। मैं यहां हूं, मैंने वीडियो पॉज भी करवाया, उसके बाद मैं घूम करके वापस भी यहां आ गया, आपको तो दिख रहा है कि मैं यहीं पे हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अगर कोई आदमी एक जगह से चले, घूम फिर के फिर वहीं आ जाए, तो डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, क्योंकि इनिशियली भी वहीं था, फाइनली भी वहीं है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? इस क्वेश्चन से हम लोग को ये एक और पॉइंट पता चल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम ही होता है या बराबर हो सकता है। लेकिन एक बार केस में बराबर हुआ था ए से बी तक में, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, है ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से छोटा ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा या बराबर हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्लियर? अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये जो दो चीज मैंने आपको दो क्वेश्चन की मदद से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। क्या जेई में सवाल पूछेगा? इम्पॉसिबल, इतना आसान कोई नहीं पूछेगा। ये तो क्लास आप 9th में पढ़े थे, इवन क्लास 6-7 में भी पढ़े थे जो आईसीएसई बोर्ड में होंगे। तो क्या इतना बेसिक चीज पूछा जाएगा? नो। लेकिन ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये वही है, और उसी के हेल्प से जेई में भी आपसे सवाल पूछेगा, नीट में भी आपसे सवाल पूछेगा। सो लेट्स डिस्कस नीट या जेई में क्या सवाल पूछेगा। ये जो सवाल है ये ऐसा सवाल पूछा जाता है। देखिए सवाल को पढ़िए। सवाल ये है कि अ व्हील ऑफ रेडियस आर, व्हील हम लोग समझते हैं, व्हील किसको बोलते हैं? चक्का। वो रेडियस आर का है। व्हील जो होता है जब वो चलता है तो वो चलता भी है, आगे भी बढ़ता है और वो घूमता भी है। मतलब उसके पास दो मोशन होता है, रोटेशन
मतलब अपने एक्सिस पे घूमना और ट्रांसलेशन आगे बढ़ना। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए ये एक व्हील है, अगर ये सिर्फ यहीं पर ऐसे घूमते रहे, यहीं पर ऐसे ये घूम रहे हैं, इस मोशन को हम लोग सिर्फ रोटेशन कहेंगे। अगर ये सिर्फ ऐसे जा रहा हो आगे तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे करके जा रहा है तब इसको रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग। सो अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ओवर अ सरफेस। एक व्हील जो है रेडियस आर का, वो रोल कर रहा है एक सरफेस पे। आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आफ्टर, पहला क्वेश्चन है 1/4 रोलिंग। 1/4 रोलिंग जब हो जाएगा तो जो उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज, पॉइंट तो आपको समझ ही में नहीं आया होगा। पहले इस क्वेश्चन को एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्हील है, ये व्हील इस सरफेस पर है, ये सरफेस है और इस सरफेस पे ये व्हील है। इस व्हील का ये पॉइंट इस सरफेस के कांटेक्ट में है। अभी इस पॉइंट का नाम ए देंगे, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। अब जब ये व्हील रोल करेगा, रोल करने का मतलब घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, तो कुछ देर बाद 1/4 रोटेशन के बाद, 1/4 रोटेशन का मतलब कि कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ है, उसका 1/4 ही हुआ है। 1/4 रोटेशन में क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है डी यहां आ जाएगा, ये डी यहां आ गया, ये ए यहां चला जाएगा, ये जो बी है ये यहां आ गया और ये सी यहां आ गया। इसको हम लोग 1/4 रोटेशन कहेंगे। ये कितना होगा? 1/4 रोटेशन। जब कोई व्हील एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो वो कितना आगे बढ़ता है? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। एक कंप्लीट रोटेशन में कोई भी व्हील अपने सरकमफ्रेंस के बराबर आगे बढ़ता है, मतलब 2πr के बराबर आगे बढ़ता है। कब? इन कंप्लीट रोटेशन, इन कंप्लीट रोलिंग। जब पूरा घूम जाता है तो 2πr आगे बढ़ता है। अभी कितना रोटेट कर रहा है? 1/4, तो इसका 1/4 ही वो आगे बढ़ेगा। 2πr में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? πr/2। ये πr/2 कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा? इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये था, फाइनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो ये होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला डिस्टेंस। सी, फिजिक्स में डायग्राम बनाना, खास करके मैकेनिक्स में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और डायग्राम में आप कितना प्रिसाइजली हर लेंथ को दिखाते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए डायग्राम बहुत साफ साफ बनाना है, प्रिसाइजली सबको दिखाना है, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो डायग्राम बनाने से ही सॉल्व हो जाता है। अब एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। अ व्हील इज रोलिंग ओवर अ सरफेस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? ए। इस ए का डिस्प्लेसमेंट बताइए। कब? 1/4 रोटेशन के बाद। तो 1/4 रोटेशन के बाद ये ए कहां पहुंच गया? देखिए यहां। तो ए का इनिशियल पोजीशन ये था, ए का फाइनल पोजीशन ये है। डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये होगा 1/4 रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। यहां से अगर इसको मिलाएंगे तो ये सेंटर पे मिलेगा। ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाला लेंथ को रेडियस कहते हैं, तो ये लेंथ आर होगा। फिर से इसको मिलाइए, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाले लेंथ को रेडियस कहते हैं, ये लेंथ भी आर होगा। ये लेंथ भी देखिए आर होगा, ये और ये तो बराबर है, तो ये लेंथ भी कितना हो गया? आर। ये लेंथ भी कितना होगा? आर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ आप बता सकते हैं। पूरा लेंथ कितना है? यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ है πr/2। ये यहां से यहां तक का लेंथ है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? तो ये जो r है वो माइनस कर देंगे, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? πr/2 - r। अब गौर से इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए।
ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही सकते हैं। ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, डिस्प्लेसमेंट ये तो हाइपोटेन्यूज है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो 1/4 रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस ये लेंथ का, ये इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाई आर बाई 2 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं। देखिए आर स्क्वायर यहां भी है और इसमें भी अगर आर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। दोनों से आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा। फिर बचेगा अंडर रूट, यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/4 रोटेशन में। तो एक पार्ट मैंने इस सवाल का आपको करके दिखा दिया। वीडियो को पॉज करके आपको इसका बाकी पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ट्राई करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार पार्ट, 3 पार्ट और आपको ट्राई करना है। बिल्कुल इसी तरह अच्छे से डायग्राम बनाना है और फिर निकालिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व दिस आई थिंक, लेकिन फिर भी एक बार मैं वापस से सारा पार्ट फिर से समझा रहा हूं। हाफ रोटेशन फिर से समझिए, हाफ रोलिंग। हाफ रोलिंग कब होगा? ये रिंग का पोजीशन था, ये इस व्हील का पोजीशन था, ए यहां पे था। आधे रोटेशन के बाद ए यहां आ जाएगा। देखिए, आई होप दिस इज क्लियर। अब हाफ रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ा होगा? तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर आगे बढ़ता है। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ता है? 2 पाई आर। हाफ में कितना बढ़ेगा? इसका आधा, मतलब पाई आर। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर। ठीक है, अब देखिए ए यहां था, ए फाइनली यहां है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किसका निकालना है? इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, जिसको ए कहते हैं। तो ए इनिशियली यहां था, फाइनली यहां था, मिला दीजिए। मतलब बेसिकली हम लोग को ये लेंथ निकालना है। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? इसके लिए इसको मिला दीजिए। ये लेंथ तो पता है, ये पूरा लेंथ कितना होगा? 2r। इसको डायमीटर ऑफ सर्कल कहेंगे, 2r के बराबर। तो ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ तो निकाल सकता है आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से। फिर से ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर। तो इसमें से फिर से आर स्क्वायर दोनों में है, बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर आर बन जाएगा, क्योंकि रूट है ना। ये पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। ये इस केस का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। 3/4 रोटेशन में क्या होगा? सिमिलरली देखिए, ए यहां था, अब ये ए यहां पहुंच जाएगा। देखिए वहां, ये होगा 3/4 रोटेशन में। 3/4 रोटेशन में ये व्हील कितना आगे बढ़ा होगा? तो कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर बढ़ता है, 3/4 में इंटू 3/4 कर दीजिए, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 3 पाई आर बाई 2 होगा। कितना आगे बढ़ेगा? 3 पाई आर बाई 2। देखिए ये कितना आगे बढ़ेगा? 3 पाई आर बाई 2। 3 पाई आर बाई 2 ये आगे बढ़ जाएगा, राइट। और ए पॉइंट यहां है। ए पॉइंट गौर से देखिएगा, ए पॉइंट यहां है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। ये लेंथ तो हमारा आर ही होगा। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये भी कितना होगा? आर, क्योंकि ये तो सेंटर होगा कहीं यहां। ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ भी उतना ही होगा। ये लेंथ कितना होगा? आर। फिर से ये हाइपोटेन्यूज है। इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल को देखिए, जो ऐसे ट्रायंगल है, ये फिर से हाइपोटेन्यूज है। ये लेंथ कितना है? आर। ये लेंथ कितना है? तो आर प्लस 3 पाई आर बाई 2। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर। ये पूरा कितना है? 3 पाई आर बाई 2 प्लस आर। ये पूरा लेंथ तो 3 पाई आर बाई 2 प्लस आर है, तो इसका स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा
में से आर स्क्वायर हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे तो आर हो जाएगा, इधर कितना बचा 3π/2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और कंप्लीट रोलिंग जब होगा तो ए जहां था वहीं पहुंच जाएगा। तो कंप्लीट रोलिंग में तो ये इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला लाइन, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और कंप्लीट रोलिंग में कितना ट्रेवल कर जाएगा 2πr। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट और यही हमारा आंसर हो जाएगा। So with this, I'm going to end my discussion. I hope all these things of distance and displacement are clear. In the next lecture, we'll begin from here only. Okay? So thank you for being with us. Have a great day.